कल आप लोग एक रोमांचक मरहले से गुजरे, एक खूबसूरत सा, प्यारा सा, क्यूट सा टेस्ट दिया। और बिजनेस लॉ अगर आप लोग पढ़ के आए हुए हैं या उसकी अप्रोच आपको पता है तो आपको पता है कि सवाल कितनी तरह के होते हैं और सवालों को कैसे डील करना होता है। तो वो वाले मसले भी आप लोगों के काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुए थे। अच्छा, चैप्टर ख़त्म हुआ नहीं। अगर चैप्टर ख़त्म हो चुका होता तो हम पास पेपर्स पे भी डिस्कशन करते, तो पास पेपर पे डिस्कशन नहीं हुई। तो आपके सामने एक टेस्ट आया। इससे पहले कि हम टेस्ट को डिस्कस करें या गुज़िश्ता दिन के लेक्चर पे आपके सवालों को डिस्कस करें, वाई नॉट हम एक दफ़ा वो वाली पुरानी डिस्कशन दोबारा से कर लें जिसके अंदर हम आपको कहते थे कि सवाल कितनी तरह के आते हैं। याद है कुछ कुछ बातें? तो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि सवाल कितनी तरह के आते हैं। वो वाली फाइल डलेगी यूएसबी में, ठीक है। तब तक हम हवा में डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट कैसा लगा? पहले 5 MCQs तो वो तो आप लोग जो है वो कर लेते हैं और फिर आप सोल्यूशन में 6 सोल्यूशन के साथ मैच कर लेते हैं और फिर समझ जाते हैं। और फिर भी कोई एतराज़ हो तो आप टीए भाई के पास जाके कहते हैं ये क्या हुआ है, फिर उनसे आपकी डिबेट होती है। तो MCQ को मैं अपने स्कोप से बाहर निकालते हुए, मेरा टेस्ट कितना छोटा हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी बाय एक्सप्लेनिंग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ कंपनी। आग लगा दी आपने। फिर 3 फीचर्स पकड़े, तीनों में जितना लिखने का दिल करा था लिख लिया। कम और ज़्यादा में डाउट हो तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा लिखना चाहिए। जब भी पेपर में आपको एक सवाल आता है और बहुत ज़्यादा आता है तो फिर शर्माना नहीं है। फिर कम और ज़्यादा में डाउट अगर आपको है तो हमेशा ज़्यादा की तरफ जाना है और ज़्यादा लिखना है। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में लिस्ट डाउन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, फड़का दिया आपने। डिफाइन प्राइवेट कंपनी, ये भी आसान था। डिफाइन बॉडी कॉर्पोरेट एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, 6 नंबर का सवाल। तो एक सवाल को छोड़ के बाकी जगह हाथ बहुत हल्का था। पहला टेस्ट मौलफातुल कुलूब, समझते मौलफातुल कुलूब? ये पुराने ज़माने में एक इस्लाह होती थी, जब लोग नए नए मुसलमान होते थे तो कहा जाता था ये मौलफातुल कुलूब है, इनके दिल जोड़े गए हैं, ये अभी अभी जो है वो इस्लाम के रास्ते पे आए हैं। तो आते साथ ही उनको रोज़ा, ज़कात, तहज्जुद, ये सारी चीज़ों पे एकदम से नहीं किया जाता। आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप नमाज़ों की तरफ, स्टेप बाय स्टेप मज़ीद इबादत की तरफ। तो होता ये है कि जो लोग नए नए होते हैं, जिनके दिल जुड़े होते हैं, जो कि अभी ज़रा कमज़ोर अक़ीदे के होते हैं, आते साथ ही आप अगर उनको एकदम से फुल फ्लेज वर्जन दिखा दें कि हाँ भाई दिस इज़ द टोटल रूल जो आपने फॉलो करने हैं, तो वो घबरा के वापस भाग सकते हैं। तो पहले टेस्ट में आप मौलफातुल कुलूब थे, आप नए नए कंपनी लॉ पे जो है वो ईमान लेके आए और आपने कहा कि कंपनी लॉ पढ़ना है, समझना है। अगर पहला ही टेस्ट बहुत ही ख़तरनाक होता तो आप भाग जाते, लेकिन स्टिल आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 शायद मुश्किल लगा हो। नहीं लगा तो इसका मतलब अगर आपको लॉजिक आती है तो फिर तो आपको मसला ही नहीं हुआ होगा। आप लोग तो छा गए। रंधावा लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है डेली मिल्क चॉकलेट का। इसके पास 53% वोटिंग शेयर्स हैं फौजी लिमिटेड की, यानी कि आरएल के पास एफएल के 53% वोटिंग शेयर्स हैं। तो आरएल और एफएल का आपस में क्या ताल्लुक हुआ भला? आरएल होल्डिंग बन गई और एफजी सब्सिडी। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरएल, ये जो पहली वाली कंपनी थी जो होल्डिंग है, ऑन द अदर हैंड इज कंट्रोल्ड बाय एएल इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ बेकरीज। एएल वो लोग हैं जो आरएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो एएल और आरएल का आपस में क्या रिश्ता हुआ? हमने पहले देखा कि आरएल ने एफएल में शेयर्स खरीदे हुए हैं और फिर हमने कहा एएल ने आरएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल किया हुआ है। तो एएल होल्डिंग हो गया आरएल की, आरएल होल्डिंग हो गया एफएल की। तो एफएल और एएल के दरमियान भी कोई रिश्ता है? वो क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी, क्योंकि सब्सिडरी की सब्सिडरी ऑटोमेटिकली इसकी सब्सिडरी भी बन जाएगी। सवाल ने पूछा आइडेंटिफाई द रिलेशंस बिटवीन द कंपनीज। रिलेशन पूछा गया है। अब आपने बताना है कि किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के 3 तरीके हैं। टेक्निकली सब्सिडरी की डेफिनेशन पूछी गई है। 3 तरीके हैं। एक ये है कि आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर लें, एक ये है कि उसके डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल कर लें,
और एक ये है कि सब्सिडरी अगर कोई कंपनी बन जाए तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सब्सिडरी है। तो ये 3 अलग अलग रूल से 3 अलग अलग होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा था, उसको एक्सप्लेन करना था। 4 नंबर का सवाल था, आसान सा टेस्ट था। इस टेस्ट में सब टॉप कर रहे होंगे। इस टेस्ट में तो 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं कटने चाहिए किसी के, अल्लाह करे। लें जी, मीनवाइल क्या हमारा काम हो गया यहाँ? वाजिब। टीम बैकएंड पे जो है वो लुट मचा चुकी है। मैं ज़रा मीनवाइल जल्दी से देख लूँ कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई हुई इसमें। वक्त एग्जाम्पल है और आप ही के सिलेबस के मुताबिक है, ठीक है। वाह, ये राइटिंग भी समझ आ रही है। मुझे समझ आ जाए सवाल क्या है। हाँ जी, टेस्ट की मोटी मोटी डिस्कशन की। अब वो पुराना टिपिकल कॉन्सेप्ट जो हम हमेशा से डिस्कस करते आए थे कि सवाल कितनी तरह के आते हैं, तो आपको पता है कि सवाल 3 तरह के होते हैं। मैंने वहाँ पे भी डिस्कशन की थी। आपको याद होगा कि बी लॉ में नॉलेज बेस और लॉजिकल ये 2 ज़रा ज़्यादा आते थे। सी लॉ में नॉलेज बेस और सीम्स लॉजिकल ये ज़्यादा आते हैं। सी लॉ में ओपिनियन वाले सवाल थोड़े से कम हैं, फुल फ्लेज लॉजिकल सवाल थोड़े कम है, लेकिन सवाल इतना भारी इतना हैवी होता है कि आपको लगता है कि वो लॉजिकल है, जबकि वो ज़्यादातर लॉजिकल नहीं होता, ज़्यादातर सीम्स लॉजिकल होता है। जिन लोगों को ये अप्रोच पता है वो तो इजी हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, और जिनको पता है उनकी एक तरह से दोबारा से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। पेपर में 3 तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड रटे वाला सवाल होता है, सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब, जैसा सवाल वैसा जवाब। एक होता है सीम्स लॉजिकल, ये सवाल दिखने में लॉजिकल होता है बट असल में लॉजिकल नहीं होता, सिचुएशन सी बनाई हुई होती है, लेकिन इसका एक सीधा सीधा सा जवाब होता है जो रट्टे से हो रहा होता है। और तीसरा होता है जो प्योर लॉजिकल नज़र आता है, फुल फ्लेज लॉजिकल होता है। तो अगर हम एक एक करके इस सारे कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो पहली वाली अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, इसमें रिटेंशन रिक्वायर्ड है, कोई पैटर्न नहीं है। सवाल उन्होंने पूछा कि ये सवाल है, फॉर एग्जांपल सवाल पूछा डिफाइन कंपनी, तो आपने कंपनी लिख दी। उन्होंने कह दिया लिस्ट डाउन द कंडीशंस जो कि जिनके तहत SCCP आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है, जिनके तहत ये हो सकता है। किताब में एक जगह लिस्ट दी हुई है, आपने लिस्ट उठाई और एज इट इज़ लिख दी। तो सीधा सीधा सवाल, मतलब जैसा टेस्ट में आया हुआ था कि पावर और ड्यूटीज़ बताओ रजिस्ट्रार की। ऐसा सवाल जिसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसा सवाल जिसमें कोई तमहीद नहीं बांधनी, जिसमें कोई लॉजिक नहीं बयान करनी, जिसमें कोई स्टार्टिंग लाइन नहीं लिखनी, नोट्स में से एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है और अपना दिमाग कम से कम इस्तेमाल करना है। यह है टाइप 1 सवाल। इस एग्जैक्टली इस पेपर में पूरे 40 नंबर का पेपर सीधा सीधा रटने वाला, लेकिन बच्चे सिनेरियो वाले सवाल को देख के इतना डर जाते हैं कि वो हावी हो जाता है उनके जहन पे। पेपर में जाते ही सबसे पहले ढूंढना है सीधे सीधे सवालों को और पहले 1 घंटे में उन्हें कर के साइड पे कर देना है। आपको पता हो कि पहले 1 घंटे के बाद मैं पेपर में 37-38 नंबर पे खड़ा हुआ हूँ, या MCQs और वो सीधे सीधे सवालों को करने के बाद यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि 40 तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। अब आगे की गेम है। तो पहले 1 घंटे 1.25 घंटे में आपने MCQ प्लस सीधे सीधे सवाल किए। अब आपके पास 1.25-2 घंटे हैं, सिचुएशन से खेलते रहें, लड़ते रहें, हर सिचुएशन में से थोड़े थोड़े से नंबर भी मिल जाएं तो पास हो जाता है पेपर। 50 नंबर तक पहुंचना उन पेपर्स में जिसमें रट्टे वाले सवाल भी आते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और थैंक्स टू ICAP कि उसने MCQs भी दे दिए। MCQs में से 15 में से 10 तो हंस के मिल जाते हैं। किसको? जो पढ़ के आया होता है, जो तैयारी करके आया होता है। तो एक चीज़, टाइप 1 सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टाइप 2 सवाल की बात करते हैं। ये सीम्स लॉजिकल का मतलब है ये दिखता लॉजिकल है, ये देखने में लॉजिकल है, लेकिन ये असल में सीधा सीधा सवाल होता है। सिचुएशन बताई होती है और पूछा सीधा सीधा सा होता है। हम उसकी एग्जांपल भी देखेंगे। इसमें स्टेप 1 में आपने क्या करना होता है, आपने सवाल में से एक रेफरेंस देना होता है, सवाल में से एक लाइन उठा के लिख देनी होती है और स्टार्ट कर देना होता है। उन्होंने पूरा एक माहौल बना के सिचुएशन, ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक कंपनी है,
वो नई नई रजिस्टर हुई है, वो कंपनी आपके पास आई है, आप कॉर्पोरेट एडवाइज़र हो, वो कंपनी को ये नहीं समझ आ रहा कि रजिस्ट्रार जो है वो क्या है और रजिस्ट्रार के होने ना होने से इस कंपनी को क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने इस बंदे को, इस कंपनी को बताना है कि रजिस्ट्रार की पावर्स और ड्यूटीज़ क्या हैं। नहीं एंड पे बंदा आके एकदम से उलझ के हद हो गई, मैं पता नहीं क्या माइंड बना के बैठा हुआ था कि अभी सवाल के बीच में से क्या निकलना है, तो ये इसमें से तो वो रट्टा निकल आया। अब चूंकि उन्होंने एक लॉजिक क्रिएट किया है कि वो कंपनी चाह रही है कि आपसे एडवाइस मांगे तो उस कंपनी को एडवाइस दो, तो हम कहेंगे हम इस कंपनी को एडवाइस देंगे कि रजिस्ट्रार के पास फॉलोइंग पावर्स हैं। स्टार्टिंग आपने क्वेश्चन में से 1-1.5 लाइन उठा के लिखनी है और नीचे अपना वही माय बेस्ट फ्रेंड लिख देना है। रजिस्ट्रार के पास ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है। तो ये सवाल यूँ भी पूछा जा सकता था कि रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है 5 नंबर का, तो आप सिर्फ ये पावर लिखते, कोई इधर उधर की फजूल बात नहीं करनी थी। अब चूंकि फजूल बात पहले उन्होंने शुरू की है, तो हमने जवाब में भी उसी तरह से फजूल बात करनी है कि उन्होंने पहले एक सिचुएशन बना के कि ये वाली कंपनी वाले बड़े परेशान हैं, ये वाली कंपनी को आप बताओगे क्या पावर्स हैं, तो हम कहेंगे हम ये वाली कंपनी को बताएंगे कि ये पावर्स हैं। तो शुरू की 1-1.5 लाइन ना उनकी तवज्जो के लिए कि देखिए हमने आपके सिनेरियो का एहतराम किया है, और नीचे आपने वही सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है। स्टेप 1 क्या है, क्वेश्चन का रेफरेंस देना है और वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करनी है, वहीं में सवाल के बीच में से वो वाली लाइन उठा के लिखनी है कि हम ये वाले को फॉलोइंग एडवाइस देंगे। और स्टेप 2 क्या है, नीचे आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। यानी इसका स्टेप 2 और पीछे वाला जो टाइप 1 था ये बराबर है। टाइप 1 था सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब। टाइप 2 था टेढ़ा सवाल, सीधी रिक्वायरमेंट। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, रिक्वायरमेंट सीधी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, सवाल देख के कहीं से भी आपको नहीं लग रहा कि ये रट्टे वाला सवाल होगा, और पढ़ के भी नहीं लगेगा, नॉलेज चाहिए होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर प्लानिंग टू रेज फंड्स अमाउंटिंग टू 80 मिलियन फ्रॉम जनरल पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी है, वो जनरल पब्लिक से पैसे मांगना चाह रही है 80 मिलियन। पता नहीं जुमला सुन के आपको कुछ गलत तो नहीं लगा? एक प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक से 80 मिलियन रुपया मांगना चाह रही है। टू मीट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, करंट ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी इज 200 मिलियन। एडवाइज द कंपनी अबाउट द चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू अलाउ द कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। बताएं ये कंपनी अपने आर्टिकल्स में वो क्या चेंजेस करे जिससे इसको पब्लिक से पैसे लेने की इजाज़त मिल जाए। यानी कि ये वाली कंपनी पब्लिक बन जाए। और प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें आर्टिकल्स के तहत 3 रुकावटें लगी होती हैं। तो आइडियली इसका जवाब ये है कि ये 3 रुकावटें ख़त्म कर दे, अपने आप को प्राइवेट कंपनी से हटा के पब्लिक बना दे, तो फिर इसको इजाज़त मिल जाएगी ये सारा काम कर ले। तो गौर से सोचें, तो इन्होंने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछी है। टेक्निकली इसका जवाब वो दे सकता है जिसको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद होगी। जिसको नहीं याद होगी उसको प्रॉब्लम तो समझ आ जाएगा, लेकिन वो लिखेगा क्या? उसके पास लिखने को कुछ नहीं है, हाँ या ना के अलावा। तो अगर आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद है और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के फ़र्क याद हैं, तो 3 फ़र्क तो वो हैं, और चौथा एक फ़र्क होता था उसका नाम। प्राइवेट में हम नाम में प्राइवेट लिख देते थे। तो अब क्या करना है, advise the company about the changes that would be required to be incorporated in its articles of association। तो हम स्टार्ट यूँ नहीं कर सकते कि फॉलोइंग आर द चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अपनी इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ी, सवाल के बीच में से लाइन उठाई, उसी को लिख दिया। पहला, सनराइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड चेंज इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सो एज टू रिमूव। आर्टिकल्स को चेंज करके ये चीज़ें रिमूव कर देनी चाहिए। क्या? वही प्राइवेट कंपनी वाली बातें हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन, और चौथा वर्ड प्राइवेट फ्रॉम इट्स नेम। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बेसिकली आपने यहाँ लिख दी। तो अब आप इसको कई तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। सनराइज कंपनी शुड चेंज फॉलोइंग थिंग इन आर्टिकल्स, और नीचे लिख दे कि रिमूव दीज थिंग्स फ्रॉम आर्टिकल्स, या ये रिस्ट्रिक्शन फलाना फलाना फलाना, ये 3 बातें लिख दे। नाम वाली बात ना भी लिखें तो भी आपने बात तो पूरी कर दी है। ये नाम वाली तो इजाफी बात लिखी हुई है। समझ आया? सवाल देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के कंटेंट्स पूछना चाह रहा था। जी आपने बताया था कि प्राइवेट कंपनी में भी तो एक तरीका होता है जिसमें आप शेयर बेच सकते हैं।
अगर वो बाकी मेंबर्स इजाज़त दे दे डायरेक्टर। ठीक है, लेकिन वो बताने के साथ मैंने एक दो और बातें बहुत ही एहतियातन क्या बताई थी। वो मैंने ये कहा था कि मैं सिर्फ आप लोगों की मालूमात के लिए बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। यानी जब लिखा था ना कि रिस्ट्रिक्शन होती है, तो मैं बताया था ये रिस्ट्रिक्शन होती क्या है। ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप बाहर के लोगों को नहीं बेच सकते। किसको बेच सकते हैं? अंदर के लोगों को। फिर एक पूरा प्रोसेस होता है, अंदर के लोग अगर ना वो कर रहे हो तो फिर सारे लोग बैठते हैं, फिर आपको इजाज़त मिलती है बाहर भेजने की। वो प्रोसेस किताब में आपको कहीं नज़र भी नहीं आया। मेरा मकसद सिर्फ ये बताना था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सिरे से बैन नहीं है, एब्सोल्युटली मना नहीं है, रुकावट है। वो रुकावट ख़त्म करने का तरीका भी है। हमने जवाब देना है सिलेबस के अंदर रहते हुए। तो उन्होंने कहा बताओ आर्टिकल्स में क्या ऐसा करें कि जिससे वो रुकावट ख़त्म हो जाए। आप कहें भाई ये 3 शर्तें होती हैं जो प्राइवेट और पब्लिक का फ़र्क होता है, इन 3 शर्तों को ख़त्म कर दें। डन। सेकंड तरह का सवाल। थर्ड, योर ओपिनियन रिक्वायर्ड इन गिवन सिचुएशन, लॉजिकल क्वेश्चन, केस स्टडी। आईकैप के एग्जामिनर सबसे ज़्यादा रोता है इस तरह के सवाल पे। लेकिन खुशी की खबर यह है कि कंपनी लॉ में इस तरह के सवाल बहुत कम होते हैं। इस तरह के सवाल आप बी लॉ में देख आए हैं, क्योंकि बी लॉ में सवाल समझ आ जाता है। तो टाइप 2 सवाल आईकैप दे तो बच्चों ने ठकाठक कर देना है, तो आईकैप टाइप 3 सवाल देता है। सी लॉ में सवाल ही नहीं समझ आता, तो लेवल 3 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो लेवल 2 पे ही फंसा देते हैं। ज़्यादातर सवाल ये हैं कि सवाल कम्प्लेक्स सा बनाया हुआ होगा, जवाब सीधा सीधा सा होगा। हर चैप्टर के एंड पे आप लोगों को, आपको याद है हमने कहा था कि जो भी चैप्टर जिस वीकेंड होगा उसके सैटरडे पे आप लोगों को एक प्यारी सी वीडियो मिलेगी जिसमें उस चैप्टर के सारे पास पेपर्स पे बड़ी थॉरो डिस्कशन होगी कि देखें ये सवाल टाइप 1 सवाल है, इसको करते हुए ये सोचना था, ये टाइप 2 सवाल है। फिर कई सवालों के साथ मैंने बताया है कि उसमें एग्जामिनर के क्या कमेंट्स हैं, एग्जामिनर ने उसके ऊपर क्या बात की है, एग्जामिनर किस बात पर रो रहा है कि बच्चों से क्या टिपिकल गलतियाँ हुई हैं। मगर ये वीडियो तभी कारआमद है जब पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया हो, और अभी हमारे चैप्टर में से कुछ बातें रहती हैं। तीसरी तरह का सवाल, ये सवाल किस तरह का होता है? इस सवाल में आपकी ओपिनियन मांगी जाती है। तो सबसे पहले इसमें आपने स्टेप 1 में कानून बता देना होता है। एक सिचुएशन देते हैं और सिचुएशन में आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जाती है। हमारा एक सवाल आया था, ये 3 कंपनी है, इस कंपनी ने यूँ किया, वैस कंपनी ने यूँ किया, वैस कंपनी ने यूँ किया, बताओ इनका आपस में क्या रिश्ता है। इसका जवाब आप लिख दें, AL इज होल्डिंग ऑफ RL, RL होल्डिंग ऑफ FL, AL इज ऑल्सो होल्डिंग ऑफ FL। आपको 1 नंबर शायद मिल जाए, क्योंकि उन्होंने आपसे एग्जैक्टली जवाब नहीं, जवाब के पीछे का पूरा फ्रेमवर्क मांगा है। आपने तो लिख दिया, अब आपने जब ये लाइन लिखी तो मुझे क्या लगेगा कि आपने साथ वाले बच्चे ने अपने ऊपर पूरी वर्किंग करने के बाद एंड पे एक लाइन लिखी होगी कि ये उसकी होल्डिंग है, ये उसकी होल्डिंग है, ये उसकी होल्डिंग, और आपने वो छापा मार लिया होगा। या फिर मैं सोचूंगा कि आपने सोचा कि 3 कंपनियां हैं और आपस में कोई खिचड़ी है, तो ऐसा ही होगा कि एक दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी होंगी। तो अगर आपने लॉजिक नहीं दी, अगर आपने कानून नहीं बताया हुआ, तो मैं आपके सवाल को सही नहीं मानूंगा। सेम डज आईकैप। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन के मुताबिक 3 तरीके हैं जिससे एक कंपनी दूसरे को अपनी सब्सिडरी बना सकती है। आपने 3 तरीके लिख दिए और फिर नीचे एक एक करके कंपनी को डिस्कस कर दें। ये वाली कंपनी ने चूंकि 53% शेयर्स खरीदे हुए हैं, ये होल्डिंग सब्सिडरी हो गई। ये ने क्योंकि ऐसे किया हुआ है, ये होल्डिंग सब्सिडरी हो गई। इसमें वो वाला रूल अप्लाई हो रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी हो गई। तो ये जो तीसरी तरह का सवाल है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहले तो कानून बताना होता है। यानी आप एग्जामिनर को बताते हैं मैं तुक्का नहीं लगा रहा, तुमने मेरे से जो सवाल पूछा है मैं इसका जवाब अंदाजन नहीं दे रहा, कानून मैंने लिखा है। तो सबसे पहले आप बताते हैं कि कानून क्या कहता है। स्टेप 2, आप उस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, उस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ AL ने ऐसे किया था, RL ने ऐसे किया था, तो FL ने ऐसे किया था, और एंड पे आप दे देते हैं अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं कि हाँ भाई मेरी तरफ से जवाब ये है। अभी हमने थोड़े से और टॉपिक पढ़े होते तो हम ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें बात कर सकते थे। इसी उसकी बात कर लेते हैं। सनराइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी आपके पास आई है। ये कंपनी आपसे पूछना चाह रही है कि वो जनरल पब्लिक को शेयर्स देना चाह रहे हैं, तो आपने उन्हें बताना है कि क्या वो जनरल पब्लिक को शेयर्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। टाइप 3 बन गया, आपसे मशवरा मांगा जा रहा है। जब आपसे मशवरा मांगा जा रहा है तो अब आप कहेंगे स्टेप 1, प्राइवेट कंपनी की ये डेफिनेशन होती है। स्टेप 2, गिवन सिचुएशन में ये वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी है। स्टेप 3, अगर तुम अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट कर लो तो तुम शेयर्स इशू कर सकती हो, वरना तुम शेयर्स इशू नहीं कर सकती।
तो जितने भी सवाल हैं, जितनी भी सिचुएशन है, उसके मुताबिक जो है वो फिर आपने उसको आंसर करना होता है। तो पहले कानून बताया, कानून के बाद सिचुएशन को डिस्कस कर दी, सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद अपना ओपिनियन दे दिया। अब इसमें मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे गंदी राइटिंग में दी हुई है वो एक आगे का टॉपिक है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं फिर अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? सारी बातें समझ आ रही हैं? आखिरी दिन हमने कुछ पढ़ा था, रजिस्ट्रार, एससीसीपी, एससीसीपी की ऑफिसेस, रजिस्ट्रार की ड्यूटीज़, बताइए क्या मसलो मसाइल हैं। और फिर हम एक सेक्शन भी पढ़ लिया होगा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाला। जी मुझे बताइए, आपको एससीसीपी समझ आया? ये कौन सी तारीख को मारज़ वजूद में आया? 99 को 1 जनवरी में मारज़ वजूद में आया। एससीसीपी के पीछे कानून कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2017 और एससीसीपी एक्ट 1997। ये दो कानून हैं जो एससीसीपी को बहुत सारी पावर्स देते हैं। एससीसीपी के शहर हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में और जोनल ऑफिसेज हैं 8 शहरों में। एमसीक्यू भी आया था, 8 तो नहीं लिख दिया कहीं टोटल? ठीक है। असल में चूंकि पहला टेस्ट था तो आपका दिल रखने के लिए उसमें ब्रेक कॉमे के बाद ये भी लिख दिया इंक्लूडिंग हेड ऑफिस, वरना अगर पहला वीक ना होता ये दूसरा वीक होता तो ज़रूर सिर्फ इतना ही लिखा होता कि कितने ऑफिसेज होते हैं। तो आपको पूरा इशारा दे दिया कि इंक्लूडिंग हेड ऑफिस कितने हैं, तो आपने तो सही लिखना था। तो अल्लाह करे आपने सही लिखा हो। 8 शहरों के नाम हमें बताएंगे किबला। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। नहीं ऐसे देखिए, ज़ाती मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बहरहाल तो हो सकता है भाई सियालकोट की रिहायशी हो तो सियालकोट बीच में आ गया। दोबारा सोचें, फिर से चलते हैं। लाहौर, कराची, इससे पता लग गया कि भाई को क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं है। नहीं है ना? जिनको क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं है वो फिर 5 कैपिटल जहन में रखें, 4 सूबाई कैपिटल और एक मुल्क का कैपिटल। मुल्क का कैपिटल इस्लामाबाद और चारों सूबों के कैपिटल जो चारों सूबों का मेन शहर है, ये तो आपको पता है। इन 5 के बाद 3 बड़े शहर डाल देने, मुल्तान, सक्खर और फैसलाबाद। और जिनको पीएसएल से दिलचस्पी है वो पीएसएल की टीम्स में 2 शहर डालेंगे, सक्खर और फैसलाबाद। ठीक है जी, 8 शहर। जी जी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर। ज़बरदस्त हो गया। तो 8 शहर आप लोगों को क्लियर थे। एससीसीपी, खाली एससीसीपी के अंदर किसी की कोई कन्फ्यूजन, कोई लाइन, कोई बात जो नहीं समझ आ रही मुझे बताएं। क्लियर एससीसीपी? रजिस्ट्रार की बात करते हैं। रजिस्ट्रार में जो चीज़ याद करने वाली है वो है उसकी डेफिनेशन, जो आई के अब तकलीफ दे सकता है कभी भी पूछ के। डेफिनेशन सुनाने का शर्फ हासिल करेंगे किबला। हो जाए या पूरे अल्फाज ना इस्तेमाल करें, कम से कम 6 रजिस्ट्रार पूरे कर दें। पहले रजिस्ट्रार से शुरू करें ना, जो सबसे आसान है। चलें ठीक है, खैर है। जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, 3 हो गए। रजिस्ट्रार इटसेल्फ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट की आसपास का कोई वर्ड होगा, साथ वाले भाई से मशवरा ले सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार। हाँ जी, 6 नाम। ठीक। और एनी अदर, फिर आगे जब थक जाएं तो हमने कहना है और एनी अदर ऑफिसर परफॉर्मिंग द ड्यूटी, जो कि एससीसीपी ने प्रिस्क्राइब कर दिया है। ये रजिस्ट्रार बहुत सारे काम कर रहा होता है, बहुत सारे रूटीन डॉक्यूमेंट्स और फलाना फलाना का। एक लाइन थी मॉर्गेज एंड चार्जेस, मैंने आपसे कहा था इस पर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसलिए ज़्यादा उस पर डिटेल से बात नहीं की। उसके अलावा कोई भी जो पॉइंट्स जो वहाँ लिखे हुए हैं जो परेशान कर रहे हैं मुझे बताइए, कोई लाइन जो मुश्किल लगी हो।
ठीक है, ये सीज कर सकता है आपकी बुक्स, यानी कि रजिस्ट्रार आपके ऑफिस में ना सिर्फ छापा मार सकता है, अगर उसे कहीं किसी रिकॉर्ड में गड़बड़ लगेगी, कोई मसला नज़र आएगा, तो वो आपके रिकॉर्ड जब्त कर सकता है, सीज कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। क्लियर जी? रजिस्ट्रार और उसकी पावर्स, ऑल क्लियर? फिर हम गए थे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाले सेक्शन में। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, किबला हमें बताएंगे कंपनियों के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? उन्होंने कहा सर एक मिनट रुक जाए, मैं ज़रा खोल के देख के बताता हूँ। जी कितने होते हैं कंपनियों के मिनिमम मेंबर? 50, यानी 50 से कम नंबर पे कंपनी नहीं बन सकती। मुझे लग रहा है 50 मैक्सिमम मेंबर्स हैं। अच्छा ये कौन सी कंपनी के मैक्सिमम नंबर है, चले आप ये बता दें, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं? ठीक है, आपके लेक्चर बीच में छूटे हुए तो नहीं? आप न्यू हैं, आज पहला दिन तो नहीं? ठीक है, बीच में एक दो लेक्चर आपके मिस भी हुए हैं। ठीक है, कोशिश करनी है कि आपको जैसी मौका मिले। आज हम कम पढ़ रहे होंगे क्योंकि मतलब हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो बस आज घर जाके आपने जो है वो उसको कवर कर लेना है। जी सवाल चल रहा था मेरा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? ये 1 2 3 4, चौथी रो में जो भाई इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने, हाँ बिल्कुल। सिंगल में 1 होता है, सिंगल मेंबर कंपनी में 1 होता है, 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 हो गए। 1 और 50, 1 कम से कम एसएमसी में हो गए, प्राइवेट अदर प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 है। मुझे इस वक्त मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की तलाश है। 1 हो गया एसएमसी में, 2 किस में होते हैं? पब्लिक में। पक्का सोच लें। 7 वाले भाई अगर आप इस पे कोई इख्तलाफ करना चाहें, 2 कौन सी कंपनी के होते हैं? प्राइवेट के 2 होते हैं और अदर्स में बाकी सब आ जाएंगे, पब्लिक और बाकी सारी गारंटियाँ शारंटियाँ ये वो, उनके 3 होते हैं। तो सिंगल मेंबर 1, अदर प्राइवेट 2 और बाकी सारी कंपनियां 3। ये है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये भाई हमें बताएंगे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे कितने दिन तक हम गुजार लें? 180 डेज कम से कम गुजार लें, यानी कि 181वां दिन आ जाए तो फिर गड़बड़ होती है। अगर 181 दिन आपने गुजार लिए तो इसकी सज़ा क्या होगी मेंबर्स को? वो सारे मेंबर सेवरली लायबल होंगे कंपनी के सारे डेट्स के लिए, सारे जितने अभी तक चल रहे हैं, जब से मिनिमम से नीचे गिरे थे। वो डिफॉल्ट वाला टाइम है ना, वो जो गलत टाइम है, यानी उस टाइम पे समझें कि कंपनी नहीं है, वो एक पार्टनरशिप है। तो जो उस टाइम पीरियड में उस वक्त मेंबर्स थे कंपनी के, वो लायबल होंगे कंपनी के डेट्स के लिए, सेवरली भी और जॉइंटली भी। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। क्या उनको इस लायबिलिटी से बचत मिल सकती है? सबसे एंड पे, इसी लेन में सबसे एंड पे जो भाई हैं, क्या वो बच सकते हैं इस लायबिलिटी से? जी जी, नहीं बच सकते, या आप आए नहीं थे? ऐसे ना करें, इतनी जल्दी तो मेरे से इतने दूर ना चले जाएं। देखें ना, वो लोग तो दूर हैं, वो जो ऑनलाइन वाले हैं, वो आज तीसरे लेक्चर पे होंगे। नहीं तो इसका मतलब है वो जिस वक्त ये लेक्चर देख रहे होंगे उस वक्त तक जो है वो डॉलर 200 पे आ चुका है। जी 7 वाले भाई, आप थोड़ी सी मदद करना चाहेंगे, आपका पड़ोसी परेशान है। पड़ोसी से सवाल ये पूछा गया है कि क्या वो बंदे बच सकते हैं? उनके पास कोई लॉ ने कोई एक्सक्यूज ऐसा रखा है जिससे वो बच जाएं कि हाँ भाई हम उनको नहीं जिम्मेदारी डालें? वो क्या है? अगर मेंबर को पता ना हो, इसका मतलब है ये शर्त जहन में रखनी है कि दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, उन्हें पता होना चाहिए कि वो उनकी तादाद कम हो चुकी हुई है। अगर उनको नहीं पता तो फिर बच बचाव हो जाएगा। जैसे वही बात है कि आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा, वो दूसरे मुल्क चला गया, वहाँ पे मर गया, ये बड़े अरसे तक इन्होंने सोचा था साल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, तो इस तरह की शायद कोई इत्तफाकी सिचुएशन हो जिसमें वो साबित कर दे कि मुझे नहीं पता था कि कंपनी मिनिमम से नीचे जा चुकी है। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें कोई सवाल, कोई परेशानी? मेरे तो परेशानी होनी शुरू हो गई है। सीलो में ना इत्तफाकन कोर्स तेज चल पड़ता है। मैंने बीलो में सोचा था कि उनको बताऊंगा सवाल कितनी तरह के होते हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे, और सीलो में सोचा था बस ये बताऊंगा सवाल कितनी तरह के होते हैं।
उधर पूरा लेक्चर यही चलता रहा कि सवाल कितनी तरह के होते हैं जिनको आगे पढ़ाना था, और जिनको ब्रेक लगानी थी कि नहीं ठीक है अब सही है मुनासिब रफ्तार चल रही है, उधर टाइम आ गया 25 मिनट का। 25 मिनट में तो पूरा टॉपिक हो जाता है। मेरे पास तो किलिंग लाइसेंस है। चलें बीच बीच की कुछ डेफिनेशंस कर लेंगे। कोई सवाल गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड, कोई बात, मुझे रोकने की कोशिश करें। एंड वाली लाइन कौन सी किसकी? प्रोवाइडेड दैट, ये वाली मे बी सूट विदाउट जॉइंडर इन द सू ऑफ एनी अदर मेंबर। ये पार्टनरशिप का रूल है। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या होता है? जॉइंट होता है मिल के और सेवरल होता है अलग अलग। तो इन लोगों को इकट्ठे भी पकड़ा जा सकता है और विदाउट जॉइंडर बाकियों को छोड़ के अलग अलग भी पकड़ा जा सकता है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये लोग अकेले भी जिम्मेदार हैं और बाहैसियत ग्रुप भी जिम्मेदार है। दोबारा पढ़ते हैं, मे बी सूट देयरफॉर, तो इसी वजह से इन पे केस किया जा सकता है विदाउट जॉइंडर इन सू ऑफ एनी अदर मेंबर, किसी और मेंबर के साथ जोड़े बगैर इन पे अकेले भी केस किया जा सकता है। यानी ये हालांकि कसूरवार तो वो दो बंदे हैं, कंपनी के मिनिमम 3 थे, 3 में से एक चला गया, 2 रह गए, दोनों कसूरवार हैं। अब इनमें से किसी एक को भी अकेले पकड़ के भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है बगैर दूसरे को ज्वाइन करवाए। वो ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर जी? गुज़िश्ता लेक्चर में, गुज़िश्ता जो हमने पढ़ा उसमें कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नहीं तो फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ें आगे, अवाम तैयार है। ठीक है जी, बिल्कुल सारी ज़िंदगी लायबल रहेंगे। जिस दौरान उन्होंने कंपनी को इलीगल एसोसिएशन के तौर पे चलाया है वो 181-82 दिन, फॉर एग्जांपल 190 दिन तक कंपनी गलत चली, फिर कंपनी ठीक हो गई, मेंबर पूरे हो गए, उन 190 दिनों के दरमियान जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं ना उसमें कभी भी इनको पर्सनली पकड़ा जा सकता है। यानी ये सज़ा इसलिए रखी है ताकि कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे जाते हुए ज़रा 100 दफ़ा सोचे कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं करना। चलें आगे। असल में बात यही है कि अगर कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं बात सुन रहे तो पेनल्टी दे दें, जुर्माने दे दें। भाई फंसेंगे कब? तब फंसेंगे जब एक क्रेडिटर उठ के आके कहेगा जी मेरे पैसे कंपनी ने देने, तुम लोग दो। कंपनी अगर अच्छी चल रही है तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं आएगी। हो सकता है इस कंपनी का कोई लोन ही ना हो, फिर तो मसले कोई नहीं। तो जो अच्छी कंपनी है उसको परेशानी नहीं होगी, परेशानी होगी उस कंपनी को जिसके लेंडर उसके पास पहुँच जाएंगे। जी एक जी ठीक है। असल में देखें उस सिचुएशन में ना एक से ज़्यादा सिनेरियो थे, 3 कंपनियां थी। एक शेयर होल्डिंग की वजह से बन रही थी, एक डायरेक्टर्स की वजह से बन रही थी और एक इस रूल की वजह से बन रही थी। तो एक तरीका ये है कि हम हर कंपनी के लिए अलग अलग रूल बताएं। एक ये कि हम एक दफ़ा बताते हैं कि ये 2-3 तरीके हैं होल्डिंग सब्सिडी बनने के, और फिर कहते हैं कि देयरफॉर ये उसकी होल्डिंग है, ये उसकी होल्डिंग है, ये उसकी होल्डिंग है। तो एक दफ़ा वो तीनों रूल्स बशमूल ये वाले रूल के हमें बताने थे। जी वहाँ से क्या सवाल था? SCCP के खिलाफ आप अगर SCCP ने खुद इजाज़त दी है तो अदालत में जा सकते हैं। अक्सर जगह लॉ में एक्सप्रेसली लिखा है कि SCCP का डिसीजन फुल एंड फाइनल है एंड शैल नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। तो कंपनी लॉ के अंदर रहते हुए हम नहीं जा सकते, लेकिन किसी ना किसी और कानून ने हमें इजाज़त दी है कि अगर आपका इस्तेसाल कर रहा है कोई इदारा तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। जी पढ़ना पड़ेगा। हम सब ने भरपूर कोशिश की लेकिन हम नहीं बच सके। हमने ऑफिसर की डेफिनेशन तो पढ़ ली हुई है ना। टाइम गुजारने के लिए जितनी जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो गुजर गई हैं।
आप लोगों ने वर्ड सब्सक्राइबर सुना है कभी? सब्सक्राइबर, आप लोग अक्सर मोबाइल कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं, आप यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स होते हैं। कंपनियों की दुनिया में सब्सक्राइबर किसे कहते हैं? कंपनी के बुनियादी शेयर होल्डर्स को, बुनियादी बानियान को, जिन्होंने कंपनी बनाई होती है, उनको हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स। जो कंपनी बनाते हैं वो फॉर श्योर उसके मेंबर्स होते हैं। बाद में ये मेंबर और सब्सक्राइब शेयर होल्डर में क्या फ़र्क होता है? शेयर होल्डर और मेंबर जी, कौन कैपिटल देता है? शेयर होल्डर। और सब्सक्राइबर? अच्छा हाँ, मेंबर पूछा। और मेंबर क्या करता है? वो तो हमने पहले दिन देख लिया था कि सर्विसेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शेयर होल्डर और मेंबर में क्या फ़र्क है? ये तो बड़ा मामला पेचीदा हो गया। एक जैसे नहीं है। बोर्ड के मेंबर्स को हम बोर्ड कहते हैं, मेंबर नहीं कहते। मेंबर तो मेंबर्स ही होते हैं। ये भाई ने थोड़ी सी एक पढ़ी लिखी बात की है कि मेंबर्स खाली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, जबकि कुछ अदर शेयर होल्डर्स भी होते हैं। और कोई? मेंबर्स फाउंडर होते हैं। और कोई? मेंबर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो मेंबर नहीं है। मैं कंपनी के मेंबर हूँ, मेरे पास उसके 500 शेयर्स हैं, 2008 में खरीदे थे, तो मैं तो कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्या मैं मेंबर नहीं रहा? मैं तो खरीदा था ये देखने के लिए कि कंपनी लॉ कैसे काम करता है, नोटिस कैसे आते हैं, सारी चीज़ें। 3-4 साल तक जब कंपनी अच्छी नहीं चली तो फिर मैं भी मायूस हो गया और उसके बाद मैंने उसके नोटिस देखने ही बंद कर दिए, फिर उन्होंने मुझे भेजने ही बंद कर दिए। जी, आज वो कंपनी प्रॉफिट में, मुझे मेरे सब्र का फल मिल चुका है। 2008 में माइनस में जाने वाली कंपनी जो है वो आज जो है वो प्रॉफिट्स कमा रही है। जी, मेंबर और शेयर होल्डर। शेयर होल्डर छोटा वर्ड है, मेंबर बड़ा वर्ड है। मेंबर में 2 तरह के लोग होते हैं, सब्सक्राइबर्स एंड सब्सीक्वेंट मेंबर्स। सब्सीक्वेंट मेंबर फिर 2 तरह के होते हैं। हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर कहते हैं बानियान को, वो लोग जो कंपनी को शुरू में रजिस्टर कराते हैं, जो बनाते हैं कंपनी को, सब्सक्राइबर कहलाते हैं। हम कल परसों एक और कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, प्रोमोटर। और प्रोमोटर और सब्सक्राइबर को हम आपस में मिल के पढ़ रहे होंगे कि ये क्या है, किस तरह से। तो जितने भी लोग कंपनी को बनाते हैं, चाहे वो शेयर्स रखने वाली कंपनी हो, चाहे वो जैसी मर्जी कंपनी हो, जो बानियान है वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं। फिर क्या होता है, बाद वाले कैसे मेंबर बनते हैं? यानी कि जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई, वो तो खुद ब खुद कंपनी के बुनियादी मेंबर बन गए। मेंबर बड़ा वर्ड है। उसके बाद के मेंबर बनने के लिए क्या रूल है? जो हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी है उसमें शेयर होल्डर होना शर्त है। हैविंग शेयर कैपिटल में अगर आप किसी कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको उसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। अब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तो शेयर्स ही नहीं होते। वहां पे क्या होगा, आपको साइन करना होगा, एग्री करना होगा, एग्री टू बिकम मेंबर। अब एक बंदा तो बहुत एग्री करता हो, कहता मैं जी इस गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का मेंबर हूं, मैं एग्री करता हूं। वो तो एग्री करता है, क्या कंपनी एग्री करती है? तो इन दोनों में एक एक शर्त ऐड हो जाएगी।
ऐसा शेयर होल्डर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में मौजूद है, या ऐसा शख्स जो एग्री करता है कि मैं मेंबर बनना चाहता हूं प्लस उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में मौजूद है। तो अगर आपसे कोई पूछे मेंबर कैसे कहते हैं, आप कहेंगे जी मेंबर हर सब्सक्राइबर को कहते हैं, एंड बाद में आने वाले उन शेयर होल्डर्स को कहते हैं जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर पे लिखा हो। अगर हम बात कर रहे हैं हैविंग शेयर कैपिटल की, अगर हम बात कर रहे हैं नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की, तो उन लोगों को हु एग्री टू बिकम अ मेंबर एंड जिनका नाम शेयर रजिस्टर में लिखा हुआ है। बात समझ आई? तो इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर मेंबर की एक किस्म है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास वोटिंग पावर ना हो वो भी मेंबर नहीं है। ऐसे शेयर होल्डर जिनका नाम रजिस्टर में ना लिखा हो वो भी मेंबर नहीं है। एक बंदे ने दूसरे को अपने शेयर बेचे, उसने सिर्फ 2 दिन के लिए शेयर खरीदने थे, शेयर खरीदे और 2 दिन बाद आगे बेच दिए। 2 दिन तक शेयर होल्डर तो रहा, मेंबर नहीं है, क्योंकि कंपनी के रजिस्टर में तो इसका नाम ही नहीं आया। इसने तो सिर्फ शेयर लिए, कंपनी में अपना नाम चेंज भी नहीं करवाया, शेयर लेके आगे बेच दिए, आगे वाले बंदे ने अपने नाम पे करवा लिए। तो शेयर होल्डर का मतलब है वो शख्स जिसके पास किसी भी वजह से शेयर्स आ जाएं, खुद खरीदे हों, विरासत में मिल जाएं, किसी कानूनी वजह से उसको दे दिए जाएं, तो एक शख्स जो मालिक बन जाता है शेयर्स का वो शेयर होल्डर है। अगर उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में भी आ जाए तो हम कहेंगे वो मेंबर है। सब्सक्राइबर तो हमेशा मेंबर्स हैं, यानी कि कंपनी जब बनेगी तो जितनों ने भी बनाया होगा, चाहे वो 100 लोग हैं, वो 100 के 100 सब्सक्राइबर मेंबर्स कहलाएंगे। फिर बाद में आने वालों के लिए क्या शर्त है? आप कहेंगे सर मुझे बताएं कि कंपनी कौन सी है, हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो आप कहेंगे सर बाद में आने वाला मस्ट बी अ शेयर होल्डर एंड उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में लिखा हुआ हो। और जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल उसमें क्या होगा? एग्री टू बिकम मेंबर और उसका नाम। क्या ये सारी बात समझ आ रही है जी? अब शेयर कैपिटल ना हो तो कैसे एग्री करेंगे? याद है गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हमने उसमें कहा था कि अगर एक बंदा आता है तो उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमने ये भी समझा था कि कुछ ऐसी कंपनियां, इदारे होते हैं जो बगैर पैसे के भी चल जाते हैं। फिर हमने एक बड़े मौजूद इदारे का नाम भी लिया था, आईकैप। मैं आईकैप का मेंबर हूँ। अब सीए और मेंबर में वही फ़र्क है जो शेयर होल्डर और मेंबर में फ़र्क है। मैं अगर खाली सीए होता और मैंने आईकैप को ना कहा होता कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, तो मैं खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता, मैं एसीए ना कहलाता। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं गया, मैंने कहा मेरा नाम रजिस्टर में लिख लें, मैं एग्री करता हूँ कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, मेरा नाम रजिस्टर में लिख लें। उन्होंने कहा पैसे दो। वहाँ मेरा एग्रीमेंट थोड़ा सा डामाडोल हुआ, लेकिन बहरहाल मैंने उन्हें पैसे दिए और पैसे देने के बाद मैं सादा चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टेटस से उठ के मेंबर बन गया। तो इसका मतलब है कि हर शेयर होल्डर खुद ब खुद मेंबर नहीं है। वो शेयर होल्डर जो कहेगा कि मेरा नाम रजिस्टर में लिखो वो मेंबर है, और दूसरी तरफ जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाले इदारे हैं उसमें वो बंदा जो खुद चाहता है कि वो मेंबर बने एंड कंपनी वाले भी उसका नाम रजिस्टर में लिखे। नाम रजिस्टर में लिखने के लिए कंपनी हो सकता है कोई डिपॉजिट ले, हो सकता है कोई सर्विस चार्जेस ले। जैसे स्टॉक एक्सचेंज एक ज़माने में गारंटी लिमिटेड कंपनी थी, तो वहाँ एंटर होने का मतलब था कि आप सीड के पैसे देते थे। सीड उस ज़माने में 11 करोड़ के आसपास की होती थी, आप 11 करोड़ देते थे और फिर आपको मेंबरशिप मिलती थी। ये जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब होते हैं इसमें मेंबर बनते हैं, आप सब्सक्रिप्शन दे के मेंबर बनते हैं। अब ये सारे क्लब्स नॉट फॉर शेयर कैपिटल हैं और ये ज़्यादातर कंपनियां भी हैं, तो ये अक्सर गारंटी लिमिटेड कंपनीज होते हैं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो मेंबर की डेफिनेशन समझ आई? इन सारों को अगर हमने एक सांस में बोलना हो तो मेंबर की डेफिनेशन बन जाती है। किताब से मेंबर की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। मेंबर की डेफिनेशन कहीं बीच में बेचारी रुल रही होगी। ये तो हमने देख ली थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहते हैं और ऑफिसर इन लोगों को कहते हैं। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, एक डॉक्यूमेंट हमने अभी तक सुना है आर्टिकल्स, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम। चैप्टर नंबर 2 का नाम है आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम या मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के शनाख्ती डॉक्यूमेंट होते हैं। इनके ऊपर हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आगे चल के बात करनी है। इसी वीक में हम इन 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बातें करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स के तहत जो है
वो कंपनी चल रही होती है। तो मेंबर्स वो हैं जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, साइन किया है। जो कंपनी के इनिशियल बानियान है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स नामी जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साइन करते हैं। तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर। जो सब्सक्राइबर हैं उनके बारे में समझा जाएगा कि वो एग्री करते हैं कि वो मेंबर हैं। और वो कब मेंबर बन जाते हैं? एंड बिकम मेंबर ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। तो सब्सक्राइबर तो रजिस्ट्रेशन के वक्त मेंबर बन जाते हैं। फिर उसके बाद एंड एवरी अदर पर्सन टू whom is allotted or who becomes the holder of any class or kind of shares। बाद वाला कोई भी शख्स जो कि जिसको मिलते हैं या जो बन जाता है किसी भी तरह के शेयर्स का होल्डर। और इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो वाली कंपनी जिनमें शेयर कैपिटल नहीं होता है, एनी पर्सन हु हैज एग्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ये दोनों उन्होंने कहा या ये होगा उस कंपनी में या दूसरी कंपनी होगी तो ये होगा, और दोनों के साथ लिखे एंड whose names are entered in the register of members are members of company। वो पूरी डायग्राम एक गो में बताई है। कहते हैं सब्सक्राइबर भी मेंबर्स हैं और बाद में आने वाले शेयर होल्डर्स भी, या अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो जो एग्री करते हैं कि मेंबर बनना चाहते हैं, एंड जिनके नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। इसका मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वाली बात दोनों के लिए ज़रूरी है, हैविंग शेयर कैपिटल भी और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में अब आपसे अगर कोई पूछे हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर कौन होता है, आप कहेंगे सब्सक्राइबर मेंबर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स जिनका नाम रजिस्टर में लिखा हो। आपसे अगर कोई पूछे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में कौन मेंबर होता है, आप कहेंगे सब्सक्राइबर्स एंड वो जो एग्री कर लें कि हम मेंबर बनना चाहते हैं एंड जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हो। तो ये मेंबर की एक डेफिनेशन है जो हमने देखने की कोशिश की। जी, कोई भी शख्स जिसके पास शेयर्स है वो जाके साबित करेगा कि मैं इन शेयर्स का मालिक हूँ, वो जाके कंपनी के रजिस्टर में अपना नाम दिलवा सकता है। एक शेयर वाला भी शेयर होल्डर मेंबर बन सकता है। जी, होता ये है कि मार्केट में ना ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, लोग कंपनी से ज़्यादा ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं कि शेयर खरीदेंगे, कुछ अर्से बाद प्रॉफिट बेच देंगे। उनका इरादा कंपनी का मेंबर बनने का नहीं होता। अगर वो चाहते हैं कि कंपनी का मेंबर बने तो फिर उनको कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, शेयर सर्टिफिकेट दिखाते हैं, कंपनी उनको अपने रजिस्टर में डाल देती है और उनको कहती है लो जी आप हमारे मेंबर बन गए हैं। हाँ, मेंबर भी बेच सकता है और शेयर होल्डर भी बेच सकता है। मेंबर को इजाफी राइट है, मेंबर को मीटिंग के नोटिस आएंगे, मेंबर डिविडेंड भी क्लेम कर सकता है क्योंकि डिविडेंड उसे मिलेगा जिसका नाम लिखा हुआ है। तो जिन्होंने शॉर्ट टाइम के लिए लेना होता है वो मेंबर नहीं बनते, वो खाली शेयर होल्डर बन के आगे चल पड़ते हैं। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलना होता है वो क्या बनते हैं? मेंबर बनते हैं। डन। हाँ, तो आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात की कि डिविडेंड तब मिलेगा जब आप मेंबर हैं और आपने कंपनी को अपने नाम कवाइफ दिए हुए हैं और कंपनी के रजिस्टर में भी आप आ रहे हैं। तो कंपनी में अपने आप को इंदराज करवाना होगा कि हाँ भाई मैं मेंबर बन गया। इसके लिए एक ऑफिसर होता है, उसका नाम होता है शेयर रजिस्ट्रार। उसको रब्ता करना होता है, उसको बताना होता है मेरे पास ये कंपनी की मलकियत है, फिर वो आपको उसमें ऑनर करता है। हाँ, अब अगेन वही बात है कि दो तरह से शेयर्स की बाइंग होती है। एक बाइंग है कि आपने फिजिकल शेयर्स खरीद लिए किसी से, तो फिर तो कंपनी को पता ही नहीं है कि इन फिजिकल शेयर्स का कौन मालिक है, आपको खुद जाके बताना पड़ेगा कंपनी को। एक है आपने ऑनलाइन शेयर्स खरीद लिए। ऑनलाइन में क्या होता है, वो सारे शेयर्स जो ऑनलाइन में जा रहे होते हैं उन सब के ऊपर एक कंपनी मालिक बन के बैठी होती है, उसका नाम है CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी वो ऑनलाइन में जितने भी शेयर्स हैं उनके कंपनी के रजिस्टर में ना लिखा होता है उन शेयर्स के आगे CDC, और CDC अपने तौर पर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है कि आज कौन शेयर का मालिक है। तो उस केस में आपको इंदराज नहीं कराना पड़ता, ऑनलाइन शेयर खरीदते साथ ही आप फ़ौरन से उस शेयर के मालिक बन जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम आ गया। तो ऑनलाइन में ये मसला नहीं है, लेकिन फिजिकल शेयर में मसला ये है कि आपको जाके इंदराज कराना पड़ेगा। जी, क्या मेंबर की डेफिनेशन समझ आई? पक्का? तो हो जाए एक और डेफिनेशन। ये हाँ था या ना था? हाँ जी। सर मतलब आप ICAP के मेंबर हैं तो आपके ACA लग गया है, और दूसरा सिंपल CA और ACA से इसमें क्या डिफरेंस है? पैसों का। जिसने ICAP को जाके पैसे नहीं दिए उससे आपको बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? कॉलेज वाले मेरे ब्रोशर पे मेरे नाम के आगे ACA लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ICAP में जाके वोटिंग कर सकता हूँ, मैं वोटिंग में कुछ लोगों को वोट कर सकता हूँ। मैं अपने आप को अगर कहूँगा कि मैं ICAP का मेंबर हूँ तो वो कहने के लिए
मुझे मेंबर कहलवाना है। अदरवाइज वो मुझे मेंबर नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है आप एक अच्छे तालीम याफ्ता इंसान हैं, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली है, लेकिन आपको एफिलिएट मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, और क्या फ़ायदे होंगे? फीस साल की 24-22 हज़ार है तकरीबन पर ईयर। उसके अगेंस्ट बेनिफिट ये है कि मैं बड़ी महफिल में कह सकता हूँ मैं ICAP का मेंबर हूँ। मैं पब्लिकली किसी भी जगह पे मैं अपने नाम के साथ वो वर्ड्स लिख सकता हूँ जो कि कमर्शियल वर्ड्स हैं। ACA बड़े भारी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए लोग बड़ी ख्वाहिश करते हैं कि ठीक है जी नाम के साथ ये वर्ड्स लगाए जाएँ। तो अगेन जी FCA बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं, जो कम से कम 10 साल गुजार चुका हो ACA के टाइटल के साथ। लोग तो पहले ACA का टाइटल लगवाते 1-1.5 साल लगा देते हैं, फिर बीच में किसी एक आध साल फीस आगे पीछे रही तो वो भी मजीद ऐड हो जाता है। तो जो फर्म वाले होते हैं वो 5 साल बाद FCA बन जाते हैं, अदर देन फर्म्स वाले 10 साल के बाद FCA बनते हैं। तो अगर किसी के साथ FCA लिखा हुआ है तो वो पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और किसी के साथ ACA लिखा हुआ है तो वो फ्रेश यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल में शायद 2 साल बाद मुझे वो कर देंगे FCA, क्योंकि मेरा बीच में कुछ टाइम भी ज़ाया हुआ है, मुझे नहीं आइडिया, मेरे ख्याल में शायद साल तो ज़ाया हुआ कि मैंने फ़ीस जमा कराई थी, वो उनके पोर्टल पे अपलोड ही नहीं हुई। वो मुझे अगले साल जब जुर्माना आया तो पता लगा कि पिछली फ़ीस मेरी उनके सिस्टम में नहीं नज़र आ रही। अब पता नहीं वो साल मेरा अकाउंट हुआ या नहीं। फिर मैं जब रजिस्टर हुआ तो अपने बैच में सबसे आखिरी था जो जाके ICAP से रजिस्टर हुआ जब क्वालिफाई हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि बस ठीक है, बस हो गया जो होना था। वो कॉलेज वालों ने कहीं मशहूरी में ACA लिख दिया नाम के साथ। वो मेरे से किसी साहब ने पूछ लिया कि आपके नाम के साथ ACA लिखा हुआ है तो आप रजिस्टर हैं ICAP में? तो मैंने कहा जी कॉलेज वालों को पकड़े, उन्होंने ब्रोशर डाला है, मैं तो अपने नाम के साथ नहीं लिखता ACA। तो फिर वो कॉलेज वालों की वजह से मुझे फिर वो नाम के साथ ACA लगवाना पड़ा, तो इसलिए फिर उसके फिर पैसे भरने पड़ गए। शायद 3 साल बाद हो सकता है, वो 1 साल जो है ना बीच में। जी ऑल क्लियर? तो घर जाके इतना सा पढ़ेंगे तो जितना भी गैप है आपका लिखाई का वो कवर कर लीजिएगा। कोशिश करें कि आगे चलें तो फिर अब 0 गैप के साथ चलें। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ICAP ने जो पूछा है, कल हम वो टॉपिक पढ़े होंगे इंशाल्लाह, एसोसिएशन और फॉर प्रॉफिट। मिलते हैं इंशाल्लाह।